गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज अपनी आगे की जो क्लास है वो है भारत के भूगोल में यानी इंडियन ज्योग्राफी में भारत का परिचय। तो आगे हम समय का सदुपयोग करते हुए हम बात करेंगे भारत का परिचय। दोस्तों, हमने इससे पहले वाली जो क्लास थी उस क्लास में भारत के परिचय की कुछ बातें जैसे भारत की आकृति कैसी है उसके संबंध में हमने बात करी। इसके क्षेत्रफल से संबंधित हमने बात करी है। विश्व के अन्य देशों के साथ इसकी तुलना हमने करी है कि दुनिया के बड़े और छोटे देश में भारत का स्थान, दुनिया के बड़े देश, दुनिया के छोटे देश कौन से हैं, उन सब के बारे में हमने बात करी। हम बात कर रहे थे दोस्तों यहाँ भारत के परिचय में भारत की अवस्थिति के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? अवस्थिति के बारे में। और अवस्थिति जो है, इस अवस्थिति में हमने इसके दो भाग किए थे। स्थिति या अवस्थिति, इसमें हमने दोस्तों इसके दो भाग किए थे। एक हमने कहा था कि एक जो है वह निरपेक्ष है। एक स्थिति कैसी है? निरपेक्ष है। दूसरी कौन सी है? दूसरी जो स्थिति है वो है सापेक्ष। निरपेक्ष स्थिति को वास्तविक स्थिति भी कहा जाता है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन भी कहा जाता है। निरपेक्ष एग्जैक्ट लोकेशन को दर्शाने के लिए हम किसी भी क्षेत्र, देखिए किसी स्थान कैसा भी हो सकता है, अपना घर हो सकता है, अपना गांव हो सकता है, या हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं वह स्थान हो सकता है, जिला हो सकता है, राज्य हो सकता है, देश हो सकता है, महाद्वीप हो सकता है। कहने का अर्थ ये कि कोई भी स्थान की हमें एग्जैक्ट लोकेशन, बिल्कुल सही स्थिति हमें बतानी है, तो उसके लिए दोस्तों हमें सहारा लेना होगा। एक तो किसका? अक्षांश का। एक सहारा हमें लेना होगा दोस्तों किसका? देशांतर का। किसका सहारा लेना पड़ेगा? यानी एग्जैक्ट लोकेशन, वास्तविक स्थिति, सही अवस्थिति कौन बताएगा? या तो अक्षांश बताएगा या फिर कौन बताता है? देशांतर। सापेक्ष स्थिति है, इसमें एक तो दोस्तों क्या होती है? दिशा। एक तो क्या होती है? दिशा, और दूसरी क्या होती है? दूरी। हमने इससे संबंधित चर्चा कर ली है। इनसे संबंधित चर्चा हमने कर ली है। मैंने आपको बताया था कि यह विश्व ग्लोब पर भारत कौन सी दिशा में स्थित है। तो विश्व ग्लोब पर ये, अगर ऑप्शन में उत्तरी गोलार्ध दिया है तो उत्तरी गोलार्ध, अगर पूर्वी गोलार्ध दिया है तो पूर्वी गोलार्ध। और मैंने उत्तरी पूर्वी चतुर्थांश का नाम भी आपको लिया था। तो उत्तरी पूर्वी जो छोटा क्षेत्र है, चौथा जो हिस्सा है, उसमें स्थित है अपना कौन? भारत। ठीक है। आज दोस्तों इस क्लास में हम भारत की कौन सी निरपेक्ष यानी वास्तविक स्थिति के बारे में जानेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। चलो इसके लिए हम एक भारत का रेखा चित्र तैयार करते हैं और उसके बाद आगे की चर्चा हम उससे संबंधित करेंगे। जैसा भी हो, आप इसी के साथ साथ में एक राजस्थान का नहीं, भारत का जो मैप है इसको अपने या तो साथ रखें या फिर ऐसे करके आप अपनी जो रफ नोटबुक है इसमें आप बनाना सीख लें। ठीक है। जैसा भी अपने को दोस्तों समझना है, और समझने के लिए हमें समझना है केवल, और समझने के लिए हमें जैसा भी टूटा फूटा रेखा चित्र अपने से बनता है वैसा रेखा चित्र दोस्तों आप इसमें बना लें। ठीक है। हम बात करेंगे भारत के अक्षांश और देशांतर के बारे में। जैसे हमने पहले वाली क्लास में बात करी थी कि भारत कितने डिग्री अक्षांश पे है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। कहने का मतलब उत्तरी अक्षांश से यह कितने डिग्री? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक। ठीक है। देशांतर जो है दोस्तों वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से दोस्तों ये कहाँ तक है? ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। देखिए
यह आंकड़ा जो है ये तो दोस्तों आपको बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है, यह जो लाइन जो आपके सामने दे रखी है, जो भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार जो दे रखा है दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसलिए अगर आप भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब यह बात तो हर एक प्रत्येक विद्यार्थी को आनी चाहिए, याद होना चाहिए। कैसे भी करके आप इसे मोबाइल नंबर के आधार पर याद कर ले कि भाई 84 376 68 79 725, इस तरह मोबाइल नंबर के आधार पर याद कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरी तरीके से जैसे भी आपको याद होता है इसी तरीके से आप याद कर लें। ठीक है, चलो दोस्तों, आपको पता होगा ग्लोब पर इस तरह खींची गई जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं। ऐसी क्या होती है? अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो खींची गई रेखाएं होती हैं वो कौन सी होती है? देशांतर होती है। कौन सी होती है? देशांतर। चलो हम इस तरह से इनको मिला देते हैं, इनको इस तरह से यूँ मिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद में इधर से चले, ये इसको स्पर्श करता हुआ इधर, ये भी कौन सा है? देशांतर। तो देखिए इससे नीचे है 0 डिग्री। कितने डिग्री है? 0 डिग्री है। यहाँ देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ लिखा हुआ है। इधर भी क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ लिखा हुआ है, उत्तरी लिखा हुआ है। तो 0 डिग्री अक्षांश, मतलब हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि विश्व ग्लोब पर ये 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, उसके बाद में यह जो रेखा है ये कितने डिग्री है? ये 8 डिग्री 4 मिनट। इसलिए हम इसे भी क्या मानेंगे कि यह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री अक्षांश से क्या है? उत्तर में है, यानी नॉर्थ लिखेंगे या फिर क्या लिख सकते हैं? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब 8 के बाद में 9, 10, 11, 12 इस तरह से बढ़ते बढ़ते दोस्तों ऊपर तक जाते हैं, तब यह कितने आती है? ये आती है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर यहाँ जो है वो कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, नॉर्थ लेटीट्यूड, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उसके बाद में हम देशांतरों की बात करेंगे। तो दोस्तों देशांतर जो है वो कितने हैं? 68 डिग्री 7 मिनट। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? आगे पूरब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पूरब। तो देखिए ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच रेखा इसे कहा जाता है। इसके इधर वाला हिस्सा, कहने का मतलब राइट की तरफ पूरब है। कौन सा गोलार्ध है? पूरब है। तो पूरब में कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। तो यह जो लाइन है ये 68 डिग्री 7 मिनट की है। कितने डिग्री है? 68 डिग्री 7 मिनट। ये पूरब है। उसके बाद में यहाँ जो आएगी, कहने का मतलब ये भी पूरब में ही है, देशांतर बढ़ रही हैं, 68 से 97 तक जा रही है। तो यह बढ़कर कितना यहाँ आ जाता है? ये 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है। 97 डिग्री 25 मिनट। जैसे यहाँ से स्पर्श करता हुआ, गौरमोता नाम आपने सुना होगा, सरक्रीक आपने नाम सुना होगा, यहाँ से जो रेखा निकलती है, देशांतर जो रेखा निकलती है वह 68 डिग्री 7 मिनट। पूर्व से 69, 70, 71, 72 इस तरह चलते चलते यहाँ जब आते हैं तो ये कितना आता है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कहने का मतलब ये 8 डिग्री, ये 8 डिग्री है, ये 37 डिग्री 6 मिनट, ये 37 डिग्री 6 मिनट, ये 68 डिग्री 7 मिनट, ये 68 डिग्री 7 मिनट, वो 97 डिग्री 25 मिनट, ये 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ स्थित है कौन? भारत। ठीक है, ऐसे करके देखिए मैं रटाने वाला काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बात को विश्व ग्लोब पर भी समझा रहा हूँ और साथ साथ में यहाँ भी आपको समझा रहा हूँ। ऐसे करके अगर आप एक एक बात को समझते हो तो निश्चित रूप से आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इस बात को बिल्कुल गौर से याद कर सकते हैं, अच्छी तरीके से उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ तैयार हो गया। ऐसे करके आप इसे समझा सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। समझ गए इस बात को? इन अक्षांशों के बीच और इन देशांतरों के बीच में स्थित है कौन? भारत। ठीक है, इधर उत्तरी पूर्वी हिस्सा भी आपको दिख रहा है, ये उत्तर पूर्व का हिस्सा है, ये भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है।
ये भी सिद्ध हो गया यहाँ पर कि उत्तरी पूर्वी चतुर्थांश में स्थित है। अगर केवल उत्तरी गोलार्ध आता है तो आप देख सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध है। अगर पूर्वी गोलार्ध की बात करें तो 0 डिग्री देशांतर से किधर है, पूर्व में है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ बात करेंगे अक्षांश और देशांतर के बाद और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार में अंतर कितना है, अक्षांशीय विस्तार में अंतर देखना है हमें। अक्षांशीय विस्तार का अंतर का मतलब ये अक्षांशीय विस्तार है कि नहीं, ये अक्षांशीय विस्तार है, इसमें कितने अक्षांशों का अंतर है, कितने डिग्री अक्षांशों का अंतर है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए सीधी सी बात है दोस्तों, 37 डिग्री 6 मिनट में से कितना घटा दोगे, 8 डिग्री 4 मिनट माइनस कर दोगे, घटा दोगे, इसे माइनस कर दो, अंतर निकल आएगा कि कितने अक्षांश हो सकते हैं, कितने अक्षांश हैं इसके बीच में, तो अपन इसमें अंतर निकाल सकते हैं। तो 6 में से 4 गए, कितने बचे, 2। ठीक है, उसके बाद में सीधी सी बात है, 37 में से 8 घटा लीजिए। 37 में से कितने घटाएंगे, 8 घटा लेंगे, तो 37 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 29 बचेंगे। 29 30। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें घटा सकते हैं। जैसे सीधा अगर आप घटाना चाहें तो सीधा भी आप इसे घटा सकते हैं। ठीक है, तो यह कितना बच गया, 29 डिग्री 2 मिनट का अंतर आ गया। कितना अंतर आ गया, 29 डिग्री 2 मिनट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में अंतर है तो कितना अंतर है, 29 डिग्री 2 मिनट का। इस तरह से ये अपना कौन सा है, अक्षांशीय अंतर। कौन सा अंतर है, अक्षांशीय अंतर। इसी तरह दोस्तों, अगर हम देशांतरीय अंतर ज्ञात करें कि देशांतरों में अंतर कितना है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि देशांतरीय अंतर कितना है, देशांतरीय अंतर कितने डिग्री का है, मतलब 68 डिग्री से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में कितना अंतर है, तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, 97 डिग्री 25 मिनट में से क्या करेंगे, आप इसे घटा लेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट इसमें घटा लेंगे आप। ठीक है दोस्तों, 25 में से 7 गए, घटा लेंगे इसे आप यहाँ कि 25 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे। तो जाहिर सी बात है, 25 में से 7 आप घटाते हैं तो निश्चित रूप से आपके सामने यह इसका आंसर निकल आएगा। तो यह जो आंसर है ये मैं दोस्तों आपके लिए कुछ समय के लिए छोड़ रहा हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसको माइनस करके दिखाएं, इसको आप मुझे घटा करके दिखाएं कि इसमें कितना अंतर आएगा, देशांतरीय अंतर। क्योंकि यहाँ ये मैंने आपको घटाकर दिखाया है, यहाँ ये मैंने आपको घटाकर दिखाया है, ये घटाकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आप मुझे इसका रिप्लाई दो कि वास्तव में इसमें से घटाने पर कितना शेष रहता है। क्योंकि आपके सामने आगे दिया हुआ है कि ये कितना शेष रहेगा, कितना बचेगा, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो ऐसे करके आप इसमें से दोस्तों घटा सकते हैं। तो मैं आपको केवल 10 सेकंड का वक्त दूंगा, 10 सेकंड में आप मुझे इसमें से घटाकर बताइए आप कि कितना बचेगा। बताइए, बिल्कुल बताइए मुझे। बिल्कुल, देखिए वक्त समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे 25 में से दोस्तों 7 घटाते हैं तो कितना बचता है, 18। कितना बचता है, 18। और 97 में से 68 घटाते हैं, सीधा घटा लो, 97 में से 68 घटाते हैं तो कितना बचता है, 29। कितना बचता है, 29। मतलब 29 डिग्री 18 मिनट। देशांतरीय विस्तार अपने पास कितना आया है, 29 डिग्री 18 मिनट। और अक्षांशीय विस्तार कितना आया है, 29 डिग्री 2 मिनट। लगभग बराबर सा है, लगभग कैसा है, बराबर सा है। लेकिन देखिए यूपीएससी आरएएस फर्स्ट ग्रेड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले भारत की पूर्व से पश्चिम से पूर्व चौड़ाई आपको पता है 2933 किलोमीटर। ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, मुख्य भूमि की बात कर रही है, किसकी बात कर रहे हैं, मुख्य भूमि की बात कर रही है,
तो पूर्व से पश्चिम चौड़ाई जो है वो कितनी है 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो दोस्तों कितनी है 3214 किलोमीटर। कितनी है 3214 किलोमीटर। ठीक है, दोनों में से आंकड़ा बड़ा कौन है? देशांतरीय विस्तार का बड़ा है, छोटा है? देशांतरीय विस्तार का आंकड़ा क्या है? छोटा। अक्षांशीय विस्तार का आंकड़ा क्या है? बड़ा है। लेकिन देखो दोस्तों, क्वेश्चन कहां बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि अक्षांशीय विस्तार तो कितना है 29 डिग्री 2 मिनट, और इधर ये देखिए इस विस्तार का किलोमीटर में निकालें, ये जो दूरी है इसको किलोमीटर में निकालें तो कितना आता है 3214 किलोमीटर। लेकिन देशांतरीय विस्तार देखिए 2933। अक्षांशीय विस्तार कम है। अक्षांशीय विस्तार अगर ये अंतर निकालें तो यहां कम आ रहा है, किससे? देशांतर से। ये देशांतर कितना आ रहा है 29 डिग्री 18 मिनट। ये अक्षांशीय विस्तार कितना आ रहा है 29 डिग्री 2 मिनट। दोनों में से आंकड़ा बड़ा कौन? ये है। इसका मतलब इस लंबाई से ज्यादा क्या होनी चाहिए थी? चौड़ाई होनी चाहिए थी। दोबारा गौर करें इस बात को, दोबारा ध्यान से सुने एक बार इस बात को कि ये अंतर क्या है। हमने अक्षांशों का जो अंतर निकाला कि कितने अक्षांशों का अंतर है, तो कितने अक्षांश हैं 29 डिग्री 2 मिनट का अंतर आया। हमने देशांतरीय अंतर निकाला तो कितना आया 29 डिग्री 18 मिनट आ गया यहाँ पर आपके सामने। उसके बाद में हमने देखा कि पूर्व से पश्चिम चौड़ाई या पश्चिम से पूर्व चौड़ाई कितनी है 2933। मान लीजिए ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कितनी है 2933। ये उत्तर में दक्षिण तक मुख्य भूमि में 3214। बड़ा आंकड़ा कौन है 3214। इसका मतलब अक्षांशीय विस्तार यहाँ ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा है किसका? देशांतर का। देशांतर का तो 29 डिग्री 18 मिनट होने के बाद भी कितना है 2933 है, इससे बड़ा है। यानी देशांतरीय विस्तार ज़्यादा होने के बावजूद भी बाद में भी अक्षांशीय विस्तार क्या आ रहा है किलोमीटर में ज़्यादा आ रहा है। ऐसा क्यों है? ये क्यों है? आपने कभी इस बात का गौर किया है? इसलिए मैंने कहा था कि ऐसे ऐसे रोचक क्वेश्चन जो कभी कभी तर्क पर आधारित, ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये अंतर बताइए मुझे, जब हमने इन दोनों में से घटाकर निकाला 29 डिग्री 2 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट में से 97 डिग्री 25 मिनट घटाया तब कितना आया 29 डिग्री 18 मिनट। लेकिन जब हमने पूर्व से पश्चिम विस्तार निकाला तब तो कितना आया किलोमीटर में? कितना आया 2933 किलोमीटर पढ़ रखा है आपने। और अक्षांशीय जो है उत्तर से दक्षिण जो चौड़ाई है, लंबाई जो है वो कितनी है 3214 किलोमीटर। ये बड़ा है तो ये लाइन बड़ी होनी चाहिए थी, चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार से क्या है ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा। और ये अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार से कम है, तो ये जो किलोमीटर में लंबाई है वो कम आनी चाहिए थी, लेकिन ये क्यों आई? ये ज़्यादा क्यों आई है? ये अंतर क्या है? तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, प्रत्येक अक्षांश रेखा के बीच दूरी बराबर होती है। प्रत्येक जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उन अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी क्या होती है? बराबर होती है। बराबर दूरी थी, इसलिए कितना आ गया 3214 किलोमीटर। लेकिन देशांतरीय जो विस्तार है, ये देशांतरीय विस्तार इनके बीच में, दो देशांतरों के बीच में, मैंने बताया था आपको मेरे पहले वाले वीडियो में, पहले की जो क्लास ली थी मैंने लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर की पहले मैंने क्लास ली थी, तब मैंने बताया था कि अक्षांश रेखाएं, जैसे एक ग्लोब हम और बनाते हैं और उसमें बनाकर आपको दिखाएंगे। जैसे इस बात को सिद्ध करना है अपने को, इस बात को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? एक बनाया 0 डिग्री देशांतर। हम केवल पूर्वी गोलार्ध की बात करेंगे, हम केवल पूर्वी गोलार्ध की बातें करेंगे। ठीक है, एक लाइन हम ये खींच लेते हैं 0 डिग्री अक्षांश। अब इन देशांतर रेखाओं के बीच में भूमध्य रेखा पर तो दूरी क्या होती है? बराबर होती है। दो देशांतर रेखाओं पर के मध्य
भूमध्य रेखा पर तो दूरी क्या होती है, समान होती है, लेकिन देखिए ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इनके बीच में दूरी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। चाहे दक्षिणी ध्रुव पे आए चाहे हम उत्तरी ध्रुव पर जाएं, लेकिन इनके बीच में दूरी क्या होती है, कम होती जाती है। भारत जो है इस रेखा पर तो नहीं है, भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर नहीं है, भारत तो यहां स्थित है, यहां स्थित है। इसका मतलब यहां जो इनके बीच में दूरी थी उससे यहां दूरी क्या हो गई, कम हो गई। कहने का मतलब इनके बीच में दूरी क्या हो गई, कम हो गई। कम होने से इनके बीच में ये किलोमीटर की दूरी है, ये अक्षांशीय दूरी से कम है। मतलब देशांतरीय विस्तार अधिक होने के बावजूद भी ये अंतर अधिक होने के बावजूद भी किलोमीटर में दूरी अक्षांशों से क्या आई है, कम आई है। क्योंकि ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतरों के बीच दूरी क्या होती जाती है, घटती जाती है। और 90 डिग्री अक्षांशों पर जाकर यहाँ आने के बाद और यहाँ आने के बाद जब 90 डिग्री पर आप आते हो तो यहाँ इनके बीच में दूरी क्या हो जाती है, 0 डिग्री हो जाती है। मतलब दूरी 0 किलोमीटर हो जाती है, क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं एक स्थान पर आने के बाद मिल जाती है। ठीक है, आगे ये बात समझ में। अगर ये बात नहीं समझ में आए, दोबारा समझनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता देना। मैंने आपको यहाँ प्रयोग करके, माने आप एक तरह से इनमें से घटाकर मैंने आपके सामने दूरी निकाली है। ये आंकड़े आपने पहले क्लासों में पढ़ रखे होंगे, अपनी बुक में आपने देखा होगा, उसमें ये आंकड़े लिख रखी हैं। आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि देशांतरीय विस्तार अधिक होने के बावजूद भी किलोमीटर में दूरी क्या है, कम है। अक्षांशीय विस्तार जो है वो कम होने के बाद भी किलोमीटर में दूरी क्या है, ज़्यादा है। इस बात का आपने पहले गौर नहीं किया होगा, आज मैंने आपको यहाँ बता दिया। अगर ये बात नहीं समझ में आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे ज़रूर पूछ सकते हैं, दोबारा समझा देंगे आपको, नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। चलो अब आगे दोस्तों हम बात करेंगे एक नए सिचुएशन की। ठीक है, एक नई स्थिति की बात करेंगे, एक नई रोचक बात करेंगे कि वह क्या है। ठीक है दोस्तों, आपने सुन रखा होगा, आपने बहुत सी बातें सुन रखी हैं। कैसे? अगर क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आए कि भारत की मानक देशांतर रेखा कितनी है, यानी भारत में जो घड़ियां हैं वो किससे समय दिखाती हैं, कहाँ से अपनी घड़ियों का समय एग्जैक्ट दिखाया जाता है, भारत का कितने डिग्री मानक देशांतर है। तो दोस्तों हमने सुन रखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, सही है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का मानक देशांतर है, कि मानक देशांतर रेखा कौन सी है, तो भारत में मानक देशांतर रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है 82.5 को ही क्यों माना, 82.5 को ही क्यों माना गया? और भी तो किसी को मान सकते थे। इसमें तो लगभग 29 देशांतर निकलते, लगभग कितने देशांतर निकलते, कितनी देशांतर रेखाएं निकलती हैं? 29, क्योंकि अभी हमने अंतर ज्ञात किया। 29 में से हमने 82.5 को ही क्यों माना? या ये 30 मिनट नहीं जोड़कर केवल 82 भी तो कर सकते थे, केवल 82 भी तो किया जा सकता था। तो उसके लिए देखिए, भारत में समय का अंतर ना पड़े, यहाँ के लोगों को समय से संबंधित कोई भ्रामक जानकारी नहीं मिले, इसके लिए क्या किया गया, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, इनका योग कर लें, आप प्लस कर लें, और प्लस करने के बाद 2 का भाग दे दें। इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग देते हैं तो लगभग कितना आता है, 82 डिग्री 30 मिनट। मतलब ये हो गया कि भारत के बीचों बीच देशांतर, भारत के बीचों बीच निकलने वाला एक देशांतर माना जाए, ताकि दोनों हिस्से बराबर हैं और बराबर हिस्से में ज़्यादा समय का अंतर ना पड़े। इस स्थिति के लिए इधर से भारत में एक मानक देशांतर रेखा निकाली गई। क्या निकाली गई? लगभग जितनी दूरी इधर होगी इतनी ही दूरी इधर है। आप देख लें, इन दोनों को आप स्केल लेकर, एक स्केल लेकर उससे भी आप इसे कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी को आप नाप लें
स्केल से और माप के आधे हिस्से से इसे निकाल दें। आधा हिस्सा इधर बच जाएगा और आधा हिस्सा इधर से इस रह जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच से निकालने के लिए किसका चुनाव किया गया? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का चुनाव किया गया। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो रेखा है ये भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? भारत की मानक देशांतर, मानक यामोत्तर जो रेखा है, देखिए मानक देशांतर को मानक यामोत्तर रेखा भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? मानक यामोत्तर रेखा भी इसे कहा जा सकता है। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, तो मानक यामोत्तर रेखा, मानक देशांतर रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर निकलती है? ठीक है, तो इसके लिए आपको भारत की जो मानचित्र है उसको आप गौर करें। सबसे पहले यहाँ जो राज्य आता है उसका नाम आता है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य आता है? उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश के बाद उससे नीचे आते हैं। देखिए इसे आप एक क्रम में याद कर सकते हैं या फिर आप इसे एक लाइन में याद कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन इसके लिए आता है कि यूपी की आंधी में, क्वेश्चन क्या है? यूपी की आंधी में एमपी की छतरी उड़ गई। एमपी की क्या उड़ गई? छतरी उड़ गई। इस तरह से याद कर सकते हैं। यूपी का मतलब ये कहां से निकलती है? उत्तर प्रदेश से। आंधी का मतलब है आंध्र प्रदेश। आंधी का मतलब क्या है? आंध्र प्रदेश। तो यहां पे स्थित, जिसको आप वर्तमान में सीमांध्र कहते हैं, आंध्र प्रदेश से निकल गई। एमपी का मतलब यहां पे स्थित जो राज्य है उसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश। छतरी का मतलब दोस्तों है छत्तीसगढ़। क्या नाम है? छत्तीसगढ़। और उड़ गई का मतलब क्या है? उड़ीसा। इसका मतलब क्या है? उड़ीसा। तो यहाँ पे स्थित छत्तीसगढ़ और इधर इस तरह से स्थित कौन है? उड़ीसा। यहाँ पे कौन है? उड़ीसा। ऐसे करके इन राज्यों से निकलती है कौन सी रेखा? प्रधान, या हम कह सकते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या भारत की मानक देशांतर रेखा। भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्यों निर्धारित किया गया उसके संबंध में भी मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो उसके लिए मैंने एक लाइन बता दी है आपको कि यूपी की आंधी में एमपी की क्या उड़ गई? छतरी उड़ गई। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी राज्यों से होकर निकलती है कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, चलो दोस्तों, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि ये कहाँ से, इसका कोई तो स्थान होगा। जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसका नाम ग्रीनविच पड़ा क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ये 0 डिग्री रेखा जो है देशांतर रेखा है, इसको दोस्तों आप क्या कहते हैं? इसे आप ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसे ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। ये भारत में कहाँ से गुजरती है? तो उसके लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है इलाहाबाद। क्या नाम है? इलाहाबाद। और इलाहाबाद में एक जगह है जिसका नाम क्या है? नैनी। क्या नाम है? नैनी। तो अपनी ये जो वेधशाला है, अपनी ये जो प्रयोगशाला है, ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? नैनी नामक स्थान पर। दोस्तों आपको याद होगा ये दोनों स्थान और भी किसी काम के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों ही स्थान और भी किसी काम के लिए प्रसिद्ध है। और वो किस काम के लिए प्रसिद्ध है कि सन 1911 और 12 में, सन 1911 और 12 में भारत में पहला वायुयान उड़ाया गया था। क्या उड़ाया गया था? पहला वायुयान। वो किन के बीच में उड़ाया गया था? ये इलाहाबाद और नैनी के बीच ही उड़ाया गया था। कि भारत में पहले वायुयान कब उड़ाया गया, सबसे पहला वायुयान कब उड़ाया? तो 1911-12 में। कहाँ से कहाँ के बीच में? ये इलाहाबाद से नैनी के बीच। जैसे आता ना कि भारत में पहली ट्रेन जो है, रेल जो है, वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक उसी प्रकार से भारत में पहला वायुयान भी उड़ाया गया था। किन के बीच में? इलाहाबाद से नैनी के बीच में। ये पहला प्लेन जो है, ये पहला जो वायुयान है, ये दोस्तों डाक लेकर गया था, पत्थर लेकर गया था। इसमें सवारियों को लेकर नहीं गया। ठीक है,
तो इस तरह से याद कर लें कि ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी से होकर गुजरती है। इस तरह से आप इसे याद कर लें। ठीक है, चलो उसके बाद में तर्क पर आधारित क्वेश्चन दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं यहां पर। ठीक है, यहां पर स्थित भारत है। ठीक है, इस भारत को दोस्तों यहां से खिसकाकर यहां कर दिया जाए। कहने का मतलब इस भारत को उत्तर की ओर खिसका दिया जाए। हालांकि प्राचीन हमारी वर्तमान के प्रमाण भी मिल रहे हैं, भारत आज भी किधर खिसक रहा है? उत्तर की ओर खिसक रहा है। अगर ये अपने वर्तमान समय के ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से खिसक कर कहाँ चला जाए? ये 10 डिग्री 4 मिनट पे चला जाए। ठीक है, तो उत्तर में ये कहाँ तक चला जाएगा? यहाँ से 2 डिग्री खिसका है, 2 अक्षांश खिसका है, तो यहाँ से भी कितने अक्षांश खिसक जाएगा? 2 खिसक जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ 39 डिग्री 6 मिनट खिसक जाएगा। इतना उत्तर की ओर खिसक गया। लेकिन इससे परिवर्तन क्या होगा? इससे क्या होगा? परिवर्तन कैसे कैसे होंगे वो देखिए आप। क्या भारत को वर्तमान अक्षांशीय विस्तार से उत्तर की ओर खिसकाया जाए तो इनके बीच की ये जो दूरी है, इस दूरी में कोई परिवर्तन पड़ेगा? दोबारा देख लें, अगर भारत को उत्तर की ओर खिसकाया जाए, विश्व ग्लोब पर ये उत्तर की ओर खिसकाया जाए, तो इनके बीच में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम के बीच में जो किलोमीटर में हमने दूरी दी थी 2933 और 3214 किलोमीटर, क्या इस दूरी में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। इस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नहीं है कि भाई उत्तर में जाएगा तो तापमान घटेगा, तापमान घटने से इसका क्षेत्रफल कम या ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, क्षेत्रफल तो कम या ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अक्षांशीय विस्तार में क्या फर्क पड़ जाएगा? अक्षांशों में फर्क पड़ जाएगा। किसमें फर्क पड़ जाएगा? जो पहले 8 डिग्री 4 मिनट था अब कितना हो गया? 10 डिग्री 4 मिनट। यहाँ जो पहले 37 डिग्री 6 मिनट था ये कितना हो जाएगा? 39 डिग्री 6 मिनट। लेकिन दोस्तों देशांतरों में क्या फर्क पड़ेगा? क्या देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच ही रहेगा? अगर भारत को उत्तर की ओर खिसका दिया जाए तो देशांतरीय विस्तार में क्या अंतर होगा? क्या देशांतरीय विस्तार में कोई अंतर होगा? दोस्तों बिल्कुल अंतर होगा। देशांतर जो 68 डिग्री 7 मिनट है, यहां से जब ये खिसकता है तब तो 68 डिग्री 7 मिनट पे खिसकता है। ठीक है, लेकिन जब ये ऊपर जाता है तो देशांतर नजदीक आ जाते हैं। देशांतर क्या आ जाते हैं? नजदीक। अब जो इसके बीच से लगभग 29 डिग्री 18 मिनट का जो है ये बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां जब ये आता है तो इनके बीच में जो ये देशांतर पहले इधर से निकल जाता था, अब ये देशांतर भारत के बीच में आ जाएगा, तो देशांतरीय विस्तार बढ़ जाएगा। अगर भारत को वर्तमान स्थिति से उत्तर की ओर खिसका दिया जाए तो इनके बीच में देशांतरीय जो विस्तार है वो बढ़ जाएगा, लेकिन दूरी जो किलोमीटर में है वो उतनी ही रहेगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, अगर इस भारत को दक्षिण में खिसका दिया जाए, दक्षिण में खिसका दिया जाए तो दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूरी में क्या है? दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन देशांतर जो है ये घट जाएंगे। ये 29 नहीं रहेंगे, 29 से क्या आ जाएंगे? कम आ जाएंगे अगर यह दक्षिण की ओर खिसक जाता है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा की ओर जब देशांतर आते हैं तो इनके बीच में दूरी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। इसलिए देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा अगर भारत को दक्षिण की ओर खिसका दिया जाए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या भारत में एक से अधिक मानक देशांतर की आवश्यकता है? जैसे रूस में 11 है, कनाडा में 6 है और भारत में क्या है? एक ही है। यहाँ और यहाँ के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। कितना अंतर आता है? 2 घंटे का। जैसे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश का वलांगू है, अरुणाचल प्रदेश के वलांगू और गुजरात के सरकरीक में लगभग कितने घंटे का? 1 घंटे 57 मिनट और कुछ सेकंड का क्या आता है? फर्क आता है, अंतर आता है। तो यहाँ 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है, पहले ही अस्त होता है। यहाँ 2 घंटे बाद में उदय होता है
और बाद में क्या होता है, अस्त होता है। जैसे जैसे यहाँ पर कितने बजे सूर्योदय होता है, 6 बजे सूर्योदय होता है। कितने बजे होता है, 6 बजे। ठीक है, क्योंकि सभी जो घड़ियाँ हैं, सभी घड़ियाँ किस देशांतर के अनुसार चलती हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुसार ही चलती हैं। लेकिन यहाँ तो 6 से पहले सूर्योदय हो गया, यहाँ 6 से बाद में होगा। अब अगर कोई ये कह दे कि भाई पूरे भारत के इन लोगों की 6 बजे मीटिंग होगी, कोई बड़े अधिकारियों की कितने बजे होगी, 6 बजे, तो इनके तो 6 सूर्योदय से बहुत पहले बज गए। लेकिन इनके तो 6 बजेंगे, तब क्या है, सूर्योदय नहीं हुआ, सूर्योदय नहीं हुआ तो इसका मतलब इनको तकलीफ होगी, इनको मीटिंग में अंधेरे में जाना पड़ेगा और ये लेट तक जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या भारत में एक से अधिक मानक देशांतरों की आवश्यकता है? आप कहेंगे हाँ, लेकिन नहीं, भारत में एक से अधिक मानक देशांतरों की आवश्यकता तो है, लेकिन नहीं खींचे जा सकते। क्यों नहीं खींचे जा सकते? जैसे इसको हटाकर, यहां से हटाकर एक मानक देशांतर यहां बना दें और एक मानक देशांतर यहां बना दें। 2 कर दिए, मान लीजिए आपने कह दिया हाँ 2 कर दिए, एक मानक देशांतर ये हो गया और एक मानक देशांतर ये हो गया। ठीक है, इधर के जो लोग हैं ये तो, इनकी घड़ियां तो इस मानक देशांतर से काम करेंगी और इधर की जो घड़ियां हैं वो इस मानक देशांतर से काम करेंगी। समझ गए बात को? दोनों में अंतर हो गया। अब कोई भारतीय रेल जो है, ट्रेन जो है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर आएगी तो इस टाइम के अनुसार घोषणा करेगी कि इस टाइम के अनुसार घोषणा करेगी। समस्या आ गई, समस्या आ गई। रूस में 11 और कनाडा में 6 क्यों है? क्योंकि ये तो बहुत उत्तर में स्थित है, रूस तो यहां स्थित है, बहुत उत्तर में है, इनके तो देशांतर पास में है। हमारे यहां देशांतर क्या है, बहुत दूर है। हमारे यहां वर्तमान में एक से अधिक मानक देशांतर की आवश्यकता तो है, लेकिन खींचे नहीं जा सकते, तैयार नहीं किए जा सकते। क्यों तैयार नहीं किए जा सकते? क्योंकि इतनी अधिक साक्षरता की दर नहीं है कि यहां से चला कोई आदमी इसके अनुसार घड़ी को सेट करे और जब यहां पहुंचे तो वो अपनी घड़ी को 1 घंटे आगे कर ले, या फिर यहां से चला हुआ कोई आदमी, क्योंकि इसमें और इसमें 1 घंटे का फर्क हो गया, यहाँ की घड़ी में और यहाँ की घड़ी में कितने घंटे का फर्क हो गया, 1 घंटे का अंतर हो गया। तो यहाँ से कोई आदमी चलेगा अपनी घड़ी में इसके अनुसार समय मिलाएगा, लेकिन यहाँ से चलकर जब वो यहाँ पहुँचेगा तो फिर उसे 1 घंटा या तो बढ़ाना पड़ेगा या फिर घटाना पड़ेगा। तो पूरी दुनिया को, भारत के सभी लोगों को इधर उधर जाने के लिए घड़ियों के समय में बदलाव करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और ऐसा ज्ञान जो है भारतीय लोगों को अभी तक, कहने का अर्थ ये हो गया कि ऐसा ज्ञान साक्षरता की दर अधिक नहीं होने के कारण से संभव है नहीं, ये मुश्किल होती है अपने सामने। और इस मुश्किल की वजह से दोस्तों एक से अधिक मानक देशांतर नहीं खींचे जा सकते। ठीक है, तो ये मेरे क्वेश्चन आज आपको समझ में आए होंगे। आप ये मत सोचें ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में, आरएस में, यूपीएससी में या फिर राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं है। इसलिए आप इस बात पर गौर करें, इसका आप ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी, कहाँ आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।